Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have completed exercise 3.3 up to question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था ड्रॉ करने के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? Take a data given the maximum and minimum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमें एक टेबल दिया है 3.1, वहाँ से हमें मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के डेटा लेके प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। टेबल 3.1 चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टेबल दिया गया है द मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर सिटी वाइज, उस डेटा का यूज़ करके हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने डिटेल यहाँ पे फिलअप कर ली है। ओरिजेंटल लाइन पे मैंने सिटीज़ के नेम और वर्टिकल लाइंस पे मैंने टेम्परेचर प्लॉट कर दिया है। अब हम स्केल लेंगे। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 whatever. So 1 unit is equal to 5. Now with the blank is equal to maximum temperature and with the blue mark is the minimum temperature according to the double bar graph. So first we draw the maximum, then we can draw the minimum. Okay, तो अहमदाबाद सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर था 38, 35, 36, 37, 38 ईयर 38। अमृतसर में 37, देन बेंगलोर में 28, 25 to 28 यहाँ पे 28। ना चेन्नई में 36, 35 के बाजू में यहाँ से 36। आप स्केल का यूज़ करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ होगा, ठीक है। देन आया दिल्ली, दिल्ली इट बिकम 38, जयपुर 39, जम्मू में 41, वाह, इट्स 41। एंड मुंबई में 32, यहाँ पे 30 है, 30 के नियरेस्ट 32, it's a 32. Now we can draw the minimum temperature. Minimum temperature अहमदाबाद का है 29, 29, then 26, 26, then Bangalore 21, Chennai 27, Delhi 28, Jaipur 29, Jammu 26, and Mumbai 27.
Now is the double bar graph for the maximum temperature and minimum temperature of the given cities. Okay. So here, now we are going to the question answering of given by this graph. So here, what is the first question? क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लेना, ठीक है. आंसर नंबर 1. तो क्वेश्चन क्या है पहले वो हम रीड कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज which city has the longest difference in the minimum and maximum temperature on the given data. मतलब कौन सा सिटी में सबसे बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है. तो डायरेक्टली वी कैन सी दैट जम्मू. ओके, जम्मू इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर. सो वी कैन राइट हियर द जम्मू हैज द लॉन्गेस्ट. Jammu has longest difference between maximum and minimum temperature. Okay. The longest difference in minimum and maximum temperature. The second question is which is the hottest city and which is the coldest city. So here answer number 2. Which is the hottest city? The hottest city is Jammu. Jammu is hottest city. And विच वन इज द कोल्डेस्ट? सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे छोटा ग्राफ है यहाँ पे बेंगलोर का. सो बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी. Yes, Jammu is the hottest city. And which is the coldest city? The third one is name 2 cities where maximum temperature of the one was less than the minimum temperature of them. Name the 2 cities where maximum temperature of one was the less than the minimum temperature. अब कौन सा वैसा सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरे सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है. तो देखो सबसे मैक्सिमम हो रहा तो 28 ही है. बेंगलोर का टेम्परेचर वैसे सबसे कम है पर खुद में सबसे ज़्यादा है. तो 28 वो कौन से सिटी से कम है? एक तो ये जयपुर और दूसरा अहमदाबाद. अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर 29 और जयपुर का भी मिनिमम टेम्परेचर 29 और बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 28. सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु Bengaluru is less than the minimum temperature is less than minimum temperature minimum temperature of Ahmedabad and Jaipur. Okay. Now fourth question is name the city which has the
least difference between the minimum and maximum temperature. कौन से सिटी का टेम्परेचर जो सबसे कम डिफरेंस है? तो यू कैन इजीली सी हियर, ऑब्जर्व दैट 27 और 32 का देखो, ये बड़ा टेम्परेचर, बड़ा डिफरेंस है, ये भी बड़ा डिफरेंस है, ये भी सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ है मुंबई का। तो मुंबई हैज़ द Mumbai has least difference between the minimum between the minimum temperature, minimum and maximum temperature। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो एक ग्राफ आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके फिर बुक में स्टेपल कर देना। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पहले टेक्स्ट बुक्स में से लिख लेना, बाद में आंसर यहाँ से लिख लेना। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे फिनिश हो रही है। राइट डाउन। द न्यू टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 10। ओके, 10 में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स उसके आएंगे, बट इन दिस सेमेस्टर, इन दिस स्टैंडर्ड ओनली वी आर इंट्रोड्यूस द वर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, नथिंग मोर। इस स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी वर्ड को सिर्फ समझना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ओके, नथिंग मोर। उसके कोई सारे एग्जाम्पल्स हमें नहीं करने हैं या कोई ऐसा कोई इक्वेशन नहीं हमें फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ करनी है, छोटा सा टॉपिक है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखो, अगर आपके पास कोई कॉइन हो, अगर उस कॉइन को आप टॉस करो, तो मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ कि वो टॉस करने के बाद नीचे पड़ेगा कॉइन, तो हेड ही आएगा। तो जो मैंने अभी जो प्रोसेस की है सोचने की, भाई हेड ही आएगा, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। इट्स नॉट फाइनल कि हेड ही आएगा, बट हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना, कि हेड आएगा। उसके टोटल आउटकम क्या है? उसके टोटल आउटकम है 2, या तो हेड या तो टेल। अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो आपको पास 2 रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे? मैक्सिमम 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो कॉइन हेड आएगा या तो वो कॉइन टेल आएगा। बट हम ये सोच सकते हैं कि या तो हेड आए या तो टेल आए। ठीक है, कई चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के ऐसे सोचे यार आज तो बारिश आने वाली है, तो आपने ये क्या सोचा? सिर्फ इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश आएगी, पर आज बारिश आएगी ही आएगी आप ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। इट्स अ प्रोबेबिलिटी, हम ऐसा प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं कि भाई हो सकता है। आपके पास कोई डाई हो लूडो का, लूडो के डाई को आप टॉस करो, तो आप ऐसे बोलोगे मुझे 6 चाहिए, पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं डाई को टॉस करूँगा तो 6 ही निकलेंगे, है ना। इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 6 हो सकता है। उसके भी परसेंटेज होते हैं कि भाई 50%, 30%, वो हमें आगे देखना है। बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट, द प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द पॉसिबिलिटी, है ना। इतना पॉसिबल है। अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? वो जो पॉसिबिलिटी चेक करने का जो मेजरमेंट है, वो पॉसिबिलिटी चेक करने के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉस करना, इट्स एक्सपेरिमेंट। टॉस करने के एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, उस पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। अगर डाई को आप ऐसे करके डेस्क पे डालोगे, डेस्क पे डालने के बाद डाई जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे ऊपर की साइड 1 नंबर 2 या 6 नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, उस पॉसिबिलिटी के कैलकुलेशन को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। कोई बॉक्स में हम मार्बल्स डालते हैं, 6 मार्बल्स डिफरेंस कलर की, और उसमें से अगर आप हाथ डाल के कोई एक मार्बल निकालो तो बिना देखे आप ऐसे कहोगे कि भाई उसमें रेड मार्बल निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है?
जो ओजो का कैलकुलेशन है उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बात समझ में, प्रोबेबिलिटी ही हमें समझना है कि पॉसिबिलिटी के कैलकुलेशन को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई इवेंट 100% होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज राइज फ्रॉम ईस्ट साइड इज द प्रोबेबिलिटी 1, है ना। ये कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बोलूँगा, कल उठ के बोलूँगा भाई वेस्ट साइड से कल सनराइज होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। द हाइट ऑफ द आंट इज 3 मीटर, इट्स नॉट पॉसिबल। आंट की हाइट तो इतनी होती है, 3 मीटर कभी नहीं होती। मतलब जो एग्जैक्टली होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। अगर मैं 2 सिक्कों को एक साथ जोड़ दूँ और दोनों साइड टेल रखूँ, 2 कॉइन को इस तरह से मैं चिपका दूँ कि दोनों साइड टेल हो, बाद में टॉस करूँगा तो टेल ही आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी 1 है। कोई बॉक्स में अगर मैं रेड कलर का एक ही मार्बल रखूँ और उसी मार्बल को निकालूँ और मैं ऐसे बोलूँ कि अब जो मार्बल निकली वो रेड होगी, तो डेफिनेटली रेड ही होगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक ही मार्बल थी रेड, तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है। एंड व्हेन एन इवेंट इज इम्पॉसिबल, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। द सन इज राइजिंग फ्रॉम द साउथ साइड, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। द साइज ऑफ आंट इज 5 मीटर, इज इम्पॉसिबल, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ओके, सो इस तरह से जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो केसेस में पॉसिबल होते हैं, ठीक है, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और उसका एक छोटा सा फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, फॉर्मूला हम 8th और 9th में पढ़ेंगे, पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स विच वी वांट। ठीक है, बुक में नहीं दिया, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, बुक में फॉर्मूला दिया नहीं है, पर द प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी। हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ तक ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कॉइन को टॉस किया, तो आपने क्या मांगा कि भाई मैंने बोला हेड, तो हेड वो एक कंडीशन है, एक पॉसिबल है, उसके सामने टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। देन आंसर विल बी 1/2। अगर किसी डाई को हम डेस्क पे फेंका तो मैं ऐसे बोलूँगा कि 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो 3 नंबर पर वो सरफेस तो एक ही है, कंडीशन तो एक ही है ना। 3 नंबर, मैं ऐसे बोलूँगा कि 3 और 6 दोनों आने की, तो पॉसिबिलिटी 2 हो गई, 3 या 6, 3 और 6। यहाँ पे सिर्फ 3, तो 3 आने की पॉसिबिलिटी, तो कि पॉसिबिलिटी 1 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इतनी पॉसिबिलिटी है। पर उसमें से मैंने कौन सा एज्यूम किया कि भाई मैं डाई को फेंकूंगा तो 3 आएगा ऊपर, तो ये 1 हो गया, और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। ओके, सो आपको लिखना सिर्फ यहाँ तक ही है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए कि जितना आपने एज्यूम किया डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट, ये हम 8 में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, लिख लीजिए ये चीज़। नाउ एक्सरसाइज 3.4, द स्मॉलेस्ट एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, मतलब ये होनी ही है प्रोसेस। ओके, दूसरी इम्पॉसिबल, मतलब ये कभी नहीं होगी, और तीसरी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, होगी तो सही पर होगी ही ऐसे हम नहीं कह सकते, हो सकती है और नहीं भी हो सकती। 3 अलग अलग क्राइटेरिया में हमें डिवाइड किया है, जो स्टेटमेंट दिए उसको हम बताने हैं कौन से क्राइटेरिया में आता है। तो फर्स्ट वन इज, नंबर 1 इज यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, इट्स अ सर्टेन प्रोसेस, है ना।
आज तुम पिछले दिन के मुकाबले आज तुम बड़े हो गए तो हो गए ही ना, 5 मिनट के बाद भी मैं बड़ा हो जाऊंगा। जैसे जैसे टाइम पसार होता है वैसे हमारी एज बड़ी ही होती है। इट्स अ कंपल्सरी प्रोसेस है ना, इट्स द सर्टेन प्रोसेस। सो वी कैन गेट द आंसर लाइक अ सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन, ठीक है, ये होगी ही होगी। नंबर 2, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, है ना। जब आप कॉइन को फ्लिप करेंगे, टॉस करोगे तो वो जब नीचे आएगा तब हेड्स ही निकलेगा, हेड्स ही निकलेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हेड आ सकता है पर ऐसे नहीं कि हेड ही आएगा। ओके, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। Number 3, a die when toasted shall land up with 8 on top। अगर किसी डाई को हम ऐसे किसी डेस्क पे हम डालेंगे तो टॉप पे 8 आएगा। अरे भाई, डाई पे 8 नंबर होता ही नहीं। मैक्सिमम डाई पे कितने नंबर होते हैं? 6। तो 6 में से ही 1 आएगा, 8 तो है ही नहीं, तो 8 कैसे आएगा? इट मीन्स इट्स इम्पॉसिबल प्रोसेस। अगर नंबर है ही नहीं वो कैसे आ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। Number 4, the next traffic light seen will be green। The next traffic light, अगली ट्रैफिक लाइट ग्रीन ही निकलेगी, वैसे हम कह सकते हैं, हो भी सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब सर्टेन पॉसिबल नहीं है कि हाँ मैंने बताया कि नेक्स्ट लाइट ग्रीन ही होगी। ग्रीन हो तो अच्छी बात है, हो भी सकती है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट में ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, रेड और येलो होती है, तो उसमें से तो हो सकती है, पर इसके मुताबिक हो ही सके ऐसा फाइनल नहीं है। इट मीन्स कैन बी हैपन, हो सकती है, बट नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन। नंबर 5, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। कल बारिश जैसा मौसम रहेगा, बादल छाया मौसम रहेगा। तो इट इज ऑल्सो बी कैन बी हैपन, हो सकता है ऐसा, बट होगा ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। बट नॉट सर्टेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल है। ओके, विद द नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। सभी मार्बल्स, जो एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल्स है, सभी मार्बल्स के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ, मतलब 6 नंबर तक लिखी हुई मार्बल्स एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ऐसी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइविंग। जब उसमें से मैं एक मार्बल खींचूंगा, अ मार्बल विद द नंबर 2, 2 नंबर मार्बल खींचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है इसमें? 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 आउटकम हो गए। उसके बाद गेटिंग अ मार्बल विद द नंबर 2, नंबर 2 मार्बल निकालने की फ्रॉम 6 आउटकम्स, है ना। 2 नंबर की मार्बल निकालने की जो आउटकम्स की प्रोसेस है वो कितनी होगी? तो कि 6 में से 1, है ना। यहाँ पे 6 मार्बल है, 2 नंबर की मार्बल निकालूंगा तो वो पॉसिबिलिटी तो एक ही मार्बल निकलेगी। कितनी निकलेगी? 1। किस में से? 6 में से, है ना। तो मैंने आपको 2 मिनट पहले जो एक लास्ट वाला जो आपको लिखने को मना किया था वो क्या था कि आउटकम्स जो आपको चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम 6 में से कोई एक मार्बल आप निकालोगे तो वो मार्बल 2 नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी। अगर मैं ऐसा बोलता कि मैं बॉक्स में से 2 मार्बल निकालूंगा तो 2 मार्बल में से 2 नंबर की मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? तो मैं अगर यहाँ से 2 मार्बल निकालता तो 2/6 हो जाता। टोटल आउटकम्स तो 6 ही है,
और आप कितनी मार्बल्स निकालते हो, आउटकम्स निकालते हो, उस पर डिपेंड होता है न्यूमिनेटर। एक मार्बल निकाली तो 1/6, 2 मार्बल निकाली होती तो 2/6, अगर 3 मार्बल निकाली हो तो 3/6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग द मार्बल विथ द नंबर 2 is 1/6 because the getting a marble with the number 2 is one of the 6 आउटकम। 6 आउटकम में से 1 आउटकम था, तो इसीलिए। उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वहाँ पे भी लिखना तो हमें वही पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ये दोनों में कॉमन होगा। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। गेटिंग अ मार्बल विद द नंबर, गेटिंग अ मार्बल विथ नंबर 5 is one of the six outcome, so that the probability of drawing a marble with number 5 is 1/6, क्योंकि 5 नंबर की मार्बल भी उसमें एक ही होगी ना, वही आप निकालेंगे, तो यहाँ भी हमें 1/6 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज फ्लिप्टेड टू द डिसाइड विच टीम स्टार्ट अ गेम। कोई गेम खेलने के लिए पहले 2 टीम टॉस करते हैं ना, अ कॉइन विल बी फ्लिप्टेड टू डिसाइड विच टीम इज स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब आपकी टीम की बारी आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है 1, 2 and 3। When a coin is flipped, the total outcome is 2। अगर किसी कॉइन को आप फ्लिप्टेड करोगे तो 2 आपको आउटकम्स मिलेंगे, या तो हेड या तो टेल। गेटिंग अ हेड ऑफ और टेल is one of the 2 outcome। Head or tail is one of the 2 outcome, दोनों में से कोई एक ही आउटकम्स है। So the probability that my team will start is 1/2, क्योंकि probability आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 2 था, तो 2 में से 1 इट्स बिकम हाफ प्रोबेबिलिटी है आपकी टीम की बारी की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, नथिंग मोर। जो दिए गए इवेंट में से जो आप पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। अच्छी तरह से पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना और फिर बुक में पूरा चैप्टर लिख लेना, ठीक है। नाउ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स में हमने जनरल स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था किसको लाइन बोलते हैं, किसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेस और एंगल। एक बार रिवीजन हो जाए। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 end points and is denoted by AB like this. This is the AB. लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, इट हैज़ बीन मेजर्ड और इट्स हैव अ 2 end point. Okay, it's become a line. Read as a line AB. Okay, a line has a no end point is denoted by like that and it's represented by like that A B, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है और ये इनफाइनाइट तक दोनों साइड पे वो ट्रैवल करती है। इट्स कॉल्ड अ लाइन, इट्स अ लाइन सेगमेंट AB, it's a line AB. Now a ray has one starting point and it's denoted by like a AB. अगर AB लिखा है तो A is our starting point and the ray is going to the infinite from the direction at B.
इट्स कॉल्ड ए बी। अगर यहाँ पे बी ए लिखा होता तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बी होता, रे ए बी इस तरह से। अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पहले पे बी आ जाता। ये सब रिवीजन है 5th और 6th का, ठीक है। और व्हेन द लाइन सेगमेंट और लाइन मीट एन एंगल इज फॉर्म। देखो यहाँ पे अगर दोनों लाइन एक दूसरे को मीट होती है तो यहाँ पे एंगल बनता है, इट्स कॉल्ड एंगल। या लाइन हो या लाइन सेगमेंट, ठीक है। विथ द फिगर राइट डाउन द दिस रिकॉल। So in the lines and angle, some related angles are here. Now what is the related angles? ये सब जो आपको 5 रिलेटेड एंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 टाइम्स करना है। कितनी टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स विथ फिगर, ओके। वो आपको मुझे होमवर्क में भेजना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज व्हेन द सम ऑफ द measure of two angle, the sum of measure of two angle is 90 degree. The angles are called a complementary angles. Like for example, like 40 degree and 50 degree. The measure of both degree will be 90 degree. So they both are the complementary angles. We can again show like a figure. It's not possible like 30 and 60 both are complementary angle because of the sum of measure of both angle will be 90 degree. So they both are complementary angle. And एक और बात आपको याद रखनी है कि complementary angle की पेयर always acute angle ही मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे? acute angle ही। supplementary angle, when the sum of measure of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angle. For example, 100 degree plus 80, so it's called 180 degree. यहाँ पे एक एंगल मिलेगा वो ऑब्ट्यूस मिलेगा, दूसरा मिलेगा वो एक्यूट मिलेगा, ओके। यहाँ पे या तो दोनों 90 भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ना तो एक्यूट हो गए, दोनों ना तो ऑब्ट्यूस हो गए, ठीक है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री में याद रखना की नोट कि एक क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो दूसरा एक्यूट ही होगा, ओके। अगर यहाँ पे एक मुझे 120 डिग्री मिलेगा तो दूसरा मुझे 60 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, मतलब सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। अब तीसरा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये थोड़ी सोचने वाली बात है, इसका ड्राइंग मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या है? देखो यहाँ पे 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है। पहली वाली, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दूसरी वाली, दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन रे। एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। मतलब आपके पास इस तरह से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से एक एंगल है, एंगल ए बी सी। अब दूसरा एंगल इस तरह से ड्रॉ करना है जिस तरह से यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो कॉमन रहे और एक आर्म भी कॉमन रहे। तो इसको मैं ए बी वाला आर्म कॉमन कर दूँ, बी को मैं कॉमन वर्टेक्स कर दूँ, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा कोई आर्म ड्रॉ कर दूँ डी। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हियर बी इज द कॉमन वर्टेक्स, ओके। द रे बी ए इज कॉमन आर्म। और तीसरी वाली ये कंडीशन है कि भाई जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म की आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब अलग अलग साइड होनी चाहिए, एक ही साइड होने
नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब कि कॉमन आर्म की दोनों साइड पे है। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि DBA और DBC, यहाँ पे देखो ये कंडीशन, DBA और दूसरा एंगल DBC, इसको हम एडजेसेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कॉमन B है, B इज़ द कॉमन, और यहाँ पे कॉमन आर्म हो गया BD, बट जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना वो एक ही साइड है कॉमन आर्म के, इसीलिए ये चलेगा नहीं। कंपलसरी नॉन कॉमन आर्म और कॉमन आर्म की आइदर साइड होने चाहिए, तभी इस दोनों एंगल्स को मैं एडजेसेंट एंगल कहूँगा। अगर मैं कोई नोटबुक ले लूँ तो यहाँ पे ये मेरा कॉमन आर्म हो गया बीच वाला, तो ये दोनों मेरे नॉन कॉमन आर्म हो गए और ये कॉमन वर्टेक्स। तो जो इस साइड और इस साइड के दोनों साइड के जो एंगल्स है उसको मैं बोलूँगा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब linear pair, the linear pair is the combination of the supplementary angle and adjacent angle, like that. कैसे? तो क्या a linear pair is the pair of the adjacent angle whose non-common arms A, B, C और D, नॉन कॉमन आर्म है ऑपोजिट रेस है। देखो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है BC और CD ये ऑपोजिट रेस है, और देखो यहाँ पे एंगल ABC और ABD दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री होगा। सो लीनियर पेयर, सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला ना 2 मिनट पहले कि सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल दोनों को मिला के हमें लीनियर पेयर मिलती है। यहाँ पे दोनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, और यहाँ पे दोनों रेस ऑपोजिट होने चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तभी जो एंगल्स जनरेट होते हैं उसमें जो सामने सामने वाले एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दोनों का मेजरमेंट ऑलवेज विल बी सेम होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए और सेम ही होगा। इसीलिए मैंने लिखा है व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग लाइक अ गिवन example the opposite angles are called vertically opposite angle and they must be same, उसे सेम ही होना चाहिए, ठीक है, वो सेम ही मिलेगा। तो इस चैप्टर में बेसिक में हमने क्या सीखा कि भाई आपको लाइन सेगमेंट और एंगल किस तरह से मिलते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल में दो एंगल्स हो गए जिसमें दोनों एंगल्स में एक वर्टिकल कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड पे होंगे। उसी के तरह से लीनियर पेयर होगी कि भाई लीनियर पेयर में नॉन कॉमन आर्म है 180 डिग्री पे हो गए ऑपोजिट, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तभी जो 4 एंगल्स जनरेट हो गए उसमें सामने सामने वाले एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे और उसका मेजरमेंट ऑलवेज विल बी सेम। यहाँ तक कि सभी डेफिनेशन आप विथ फिगर 2 बार मुझे लिख के भेज देना, ठीक है।